हे गाइस, लैंड ऑफ मिरेकल्स के न्यू पार्ट में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हम माइक और डेव की एक बहुत ही प्यारी नोक-झोंक को देखेंगे। क्योंकि डेव को नई पावर्स मिल जाने की वजह से माइक को उससे बहुत ही ज्यादा जलन होने लगती है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब लॉर्ड ओरेकल डेव को लेकर विजडम टेंपल के अंदर आ चुके थे और वो उससे कहने लगते हैं कि ओरेकल ऑफ विजडम होने की वजह से अब तुम्हें कुछ और भी नई चीजें जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद फिर वो तुरंत यहाँ पर अपने पावर्स को यूज करते हुए अपने कैनन ऑफ करेज की सेक्रेट बुक को लेकर आ जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि यहाँ पर ये जितने भी 12 कैनन्स को बनाया गया था उन सभी की शुरुआत की थी एंसेस्टर फाचू ने, जिन्होंने पीएलएस बीड को अपने पार्टनर के साथ में बनाया था। लेकिन 12 कैनन्स का निर्माण करने की वजह से उन्हें अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करना पड़ा और साथ ही साथ सभी नियमों की उत्पत्ति भी वहीं से हुई थी। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि जितने भी कैनन्स पाए जाते हैं वो सभी के सभी अपनी अपनी अलग ही पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कभी आने वाले भविष्य में ऐसा हो जाए कि हम पूरे 12 के 12 ओरेकल्स को अपने मैजिक डोमेन में लेकर आ सके और एक ही वक्त में उन सभी की पावर को एक्टिव कर सके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे हमें एक और मौका मिलेगा ताकि हम ओरिजिन ऑफ ऑल लॉस को दोबारा से रीस्टोर कर सके। यानी कि एक ऐसी ताकत जो कि सभी से ज्यादा सुप्रीम हो। अगर हम अपने एंसेस्टर्स की माने तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम इंसान ओरिजिन ऑफ ऑल लॉस की ताकत को पहचान जाएंगे, उसको समझ जाएंगे और ये समय हमारी ह्यूमैनिटी को पीक पर ले जाएगा, जो कि हमें डीमंस और मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा ताकतवर बना देगा। इस बात से तो कोई भी अनजान नहीं है कि 7 डिवाइन बीट्स की पावर जाग चुकी है, जिसका मतलब यही है कि अब ह्यूमंस के पास में ह्यूमैनिटी को जगाने का मौका है, एक ऐसी ताकत को बनाने का जो कि तुम जैसे लोग ही बना सकते हैं। इतना याद रखो कि ये जो पावर है वो ना केवल भलाई करने के लिए बल्कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिस्ट्रक्शन फैलाने के लिए भी काम में आ सकती है। इसीलिए ये केवल इसके यूजर पर ही निर्भर करता है कि आखिर वो इसको कैसे संभालेगा। अब इस दुनिया की किस्मत तुम जैसी नई जनरेशन के ऊपर टिकी हुई है, या फिर तुम इसको किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हो। तो डेवन से कहने लगता है कि मैं सब कुछ अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ और फिर ओरेकल लॉर्ड उससे ये कहने लगते हैं कि ओरेकल ऑफ विजडम होने की वजह से तुम बेशक उसके पावर्स को यूज कर सकते हो, लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें और लिमिट्स भी होंगी। लेकिन जब कैनन ऑफ विजडम तुम्हारी बॉडी के साथ में पूरी तरीके से मर्ज हो जाएगी तो तुम्हारी ये जो एबिलिटीज है वो सभी के सभी पहुंच जाएंगी 10th लेवल में। यानी कि फिर तुम अपनी 10th लेवल की पावर्स को यूज कर सकोगे। लेकिन ये भी काफी नहीं होगा तुम्हें 10th लेवल में पहुंचाने में, क्योंकि अभी तुम्हारा करंट कल्टीवेशन 9th लेवल का है। इसकी वजह से तुम अपनी सेक्रेट बुक के केवल 3 सेक्रेट पेजेस को ही यूज कर पाओगे, जिसके हर एक फॉर्मेशंस में 10th लेवल की पावर भरी हुई है। लेकिन अगर तुम कैनन ऑफ विजडम की पावर को यूज करने के लिए अपने पार्टनर की हेल्प लेते हो, जिससे कि तुम्हारा पीएलएस बीड का बॉन्ड भी कंप्लीट हो जाता है, उसकी मदद से तुम बेशक और भी ज्यादा समय के लिए अपने 10th लेवल की पावर्स को भी यूज कर पाओगे। अब ये सब कुछ तुम्हें खुद से ही ट्राई करना होगा और तुम्हें खुद से ही बाकी की चीजें भी समझनी होंगी। तो डेवन से पूछने लगता है कि वैसे अब मुझे इसके बाद करना क्या चाहिए। ओरेकल लॉर्ड उससे कहने लगते हैं कि तुम इसी टेंपल में रुककर अपने आगे के कल्टीवेशन को जारी रखोगे। और वैसे तुम्हारा यहाँ पर रुकने का एक और कारण भी है, क्योंकि अब तुम यहाँ के इंचार्ज हो, इसीलिए कैनन ऑफ विजडम की जिम्मेदारी अब तुम्हारी ऊपर है। जैसे ही तुम इसकी पावर्स को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लोगे तो सभी के सभी 12 टेंपल्स के करीब रहने वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा। उनका कल्टीवेशन लेवल और स्पिरिचुअल एनर्जी अपने आप ही बढ़ने लगेगी, यानी कि विजडम सिटी के लोगों का उद्धार होने वाला है। इसके बाद फिर डेव अपनी थ्रोन पर बैठकर अपने कल्टीवेशन को जारी कर देता है और अपना अच्छे तरीके से ध्यान लगाकर कैनन ऑफ विजडम के कल्टीवेशन को करने लगा था। लेकिन तभी उसको परेशान करने के लिए माइक गाना गाने लगता है, जिससे कि डेव को उसके कल्टीवेशन के ऊपर से तो ध्यान ही हट चुका था। वो इतने ज्यादा अजीब गाने को गा रहा था जिससे कि डेव का तो मूड ही खराब हो जाता है। डेव उससे कहने लगता है कि तुम अपना बचपना कभी भी नहीं छोड़ोगे। जिस बात पर माइक उससे कहने लगता है कि शायद तुम्हें गाना पसंद नहीं आया, चलो मैं तुम्हारे लिए गाने को चेंज कर देता हूँ। और वो दोबारा से यहाँ पर बच्चों वाला गाना गाने लगा था, जिससे कि डेव उससे कहता है कि क्या तुम कभी मैच्योर हो भी पाओगे। माइक उससे कहने लगता है कि तुम कितने ज्यादा बुरे हो, मैंने अभी अभी तुम्हारी मदद की थी ओरेकल ऑफ विजडम बनने के लिए और फिर भी तुम अभी भी मुझ पर अपना ही रौब झाड़ रहे हो। डेव उससे कहने लगता है कि इससे केवल मुझे ही फायदा थोड़ी ही मिलेगा, इसमें से तुम्हें भी कुछ न कुछ तो जरूर से मिलेगा। माइक कहता है कि हाँ वैसे तुम सही तो बोल रहे हो, लेकिन मुझे अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा। तुम इतनी आसानी के साथ में ओरेकल ऑफ विजडम बन चुके हो, यानी कि वैसे तुम बहुत ही जल्द स्टार मून गॉड लेवल तक भी पहुंच जाओगे और इसी बात से मुझे कुछ ज्यादा ही बुरा लग रहा है। लेकिन वैसे जिस मोमेंट पर तुमने उस लेवल को ब्रेक थ्रू किया था, तो वैसे क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ साथ मैं भी एक स्टार गॉड बन जाऊंगा। तो डेव उससे कहने लगता है कि हाँ वैसे ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन तुम्हें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी हमारा पूरा कल्टीवेशन इम्प्रूव नहीं हुआ है और न ही अभी हम लोग पूरी तरीके से 10th लेवल में गए हैं। साथ ही साथ पीएलएस बीड का जो हमारे बीच का कनेक्शन है उसकी पावर में भी अब थोड़ा सा बदलाव हो चुका है। तो माइक कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बदलाव हुआ है वो हमारे लिए कुछ इम्प्रूवमेंट ही लेकर आएगा। तो डेव उससे कहता है कि हाँ वैसे जो भी हो, लेकिन मैंने
फाइनली कैनन ऑफ विजडम को ब्रेक थ्रू करके अपने लिए ऑरिकल ऑफ विजडम की पोजीशन ले ली है। माइक उससे इरिटेट होते हुए कहने लगता है कि हाँ यार, मैं समझ गया कि तुम ऑरिकल ऑफ विजडम हो, आखिर अब तुम मुझे कितनी बार बताओगे और जलाओगे कि तुम एक ऑरिकल ऑफ विजडम हो, इसीलिए प्लीज तुम मेरे सामने ये शो ऑफ मत करो। तो डेव उससे कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें भी जरूर से मौका मिलेगा। तो माइक कहने लगता है कि हाँ, पता नहीं कब वो मौका आएगा। वैसे कहने को तो मैं पावर्स में 9th लेवल पर पहुंच चुका हूँ, लेकिन अभी भी मैं अपने एलिमेंट्स की पावर को एकदम प्रो लेवल पर यूज नहीं कर पाता हूँ। पता नहीं मेरे पास में वो पावर्स कब आएंगे जब मैं अपने हाथ की पावर का यूज करते हुए किसी भी चीज को उठाकर दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकूं। लेकिन मुझे इस बात की तो खुशी रहती ही है कि मैं अपनी बराबरी के लेवल वाले लोगों से हमेशा ही ज्यादा ताकतवर निकला हूँ। लेकिन चाहे जो भी हो, अभी तो मुझे काफी लंबा रास्ता तय करना है घर तक पहुँचने के लिए। मैं भी अपने फ्रीडम लैंड का सबसे टॉप कल्टिवेटर बनना चाहता हूँ। तो डेव उससे कहने लगता है कि क्या तुम्हें उस टूर्नामेंट की चिंता हो रही है जो कि तुम्हारी थंडर सिटी में होने वाला है। तो माइक कहने लगता है कि आखिर मुझे उसकी चिंता हो भी क्यों ना, मेरे डैडी चाहते थे कि मैं एक अच्छा कल्टिवेटर बनकर अपने सिटी का रूलर बन जाऊं और फिर पूरे के पूरे अपने फ्रीडम लैंड का। लेकिन उन्होंने कभी भी मुझसे नहीं पूछा कि आखिर मुझे क्या चाहिए, क्योंकि ये चीज तो मुझे चाहिए ही नहीं थी। और साथ ही साथ मुझे ये भी चिंता सता रही है कि मैं ये कर भी पाऊंगा या नहीं। डेव उससे कहने लगता है कि शायद मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। तो माइक उससे हंसते हुए कहने लगता है कि तुम ये बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो कि सरकास्टिक कैसे बना जाता है। डेव कहता है कि वैसे तुम मेरी मदद से थंडर सिटी के मास्टर बन सकते हो। इस बात को सुनकर माइक थोड़ा सा तो खुश होने ही लगा था। माइक कहता है कि वैसे अगर मैं तुम्हें सच बताऊं, जब से मैं अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेने के लिए निकला था और पीएलएस बीट के भी मिशन को कंप्लीट करने के लिए निकला था, तो उससे मुझे लगता है कि मेरे ऊपर पहले से ही काफी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। मुझे नहीं लगता कि अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि अब मैं एक कंट्री को भी रूल कर सकूं। मुझे लगता तो क्या मेरे पास में इतनी एबिलिटी है ही नहीं। मैं एक अच्छा सा कल्टिवेटर बन के केवल और केवल अपनी थंडर सिटी को ही बचाना चाहता हूँ, उसका प्रोटेक्टर बनना चाहता हूँ, केवल थंडर सिटी, ना कि पूरी की पूरी कंट्री का। तो डेव कहने लगता है कि मेरा कैनन ऑफ विजडम तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। माइक उससे दोबारा से इरिटेट होते हुए कहता है कि क्या तुम अपना ये शो ऑफ करना बंद भी करोगे? जाओ और अपना कल्टिवेशन करो, मुझे अब तुमसे बात भी नहीं करनी। तुम अब अपना काम करो और मैं भी सीधा यहाँ से अपने रास्ते पर चला जाता हूँ। जिसके बाद फिर वो यहाँ से फुल स्पीड के साथ में थंडर सिटी की तरफ बढ़ने लगता है। साथ ही डेव भी अपने थ्रोन पर बैठकर अंगड़ाइयां लेते हुए अपने कल्टिवेशन को जारी कर देता है। माइक तेजी के साथ में आगे बढ़ तो रहा था, लेकिन उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वो दोबारा से बीच में रुक जाता है और कहता है कि आखिर मुझे कब मौका मिलेगा। इस डेव को तो मौका मिल चुका है, लेकिन आखिर मुझे वो मौका कब मिलेगा। वो दोबारा से जैसे ही आगे बढ़ता है, उसको तभी उसकी डॉल्फिन दोस्त नजर आ जाती है, जिसको देखकर माइक रुक जाता है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो उससे कहता है, ब्लू, मैं तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, और वो सीधे जाकर उसी के ऊपर ही बैठ जाता है। उससे कहने लगता है कि मैंने ये सोचा नहीं था कि हम लोग दोबारा से मिल पाएंगे। वैसे जो भी हो, लेकिन मैंने तुम्हें इस वक्त में बहुत ही ज्यादा मिस किया। तो फिर वो डॉल्फिन भी उससे बातें करते हुए जाने लगता है कि आखिर तुम अब क्या करने वाले हो। तो माइक उससे कहता है कि मैं यहाँ से अपनी थंडर सिटी वापस जा रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब जा रहा हूँ, मेरा डर भी बढ़ते जा रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैंने ये शुरुआत ही ना की होती। नहीं, मैं शुरुआत में उस बेहुदा आइलैंड पर गया होता, लेकिन वो सोचता है कि अगर उसने ऐसा ना किया होता तो उसके पास में पीएलएस बीड की भी पावर ना होती। तो ब्लू माइक से कहता है कि हाँ, तुम एकदम सही समझ रहे हो। माइक कहने लगता है कि वैसे तो मुझे खुश होना चाहिए क्योंकि मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, और इस बीते हुए वक्त में ना जाने मेरे साथ में क्या कुछ नहीं हुआ। और वो ब्लू से कहने लगता है कि क्या तुम भी मुझे साहस देना चाहते हो, जिससे कि हम दोनों का ये रास्ता और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन ब्लू उसको एक ऐसी बात बताता है जिससे कि माइक तो डर ही जाता है। डॉल्फिन उसको बताता है कि जिस तरीके से तुम अपने दोस्त के साथ में लड़ते थे, वैसे ही इसने अपने दोस्त से लड़कर उसको मार ही डाला। इसीलिए माइक उससे डरते हुए कहता है कि अब तुम मेरे करीब भी नहीं आओगे। वो बहुत ही स्पीड के साथ में यहाँ से भागना शुरू कर देता है, जिसके पीछे ब्लू भी पड़ा हुआ था। और सबसे लास्ट में हमें एक गुफा के अंदर एक बहुत ही अजीब सी चीज को दिखाया जाता है, जहाँ पर असल में मौजूद होता है लाइफ स्टोन, जिसकी एनर्जी अब धीरे धीरे करके रेड हो जाती है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि आखिर असल में इसका मतलब क्या है? आखिर ऐसी वो कौन सी रेड चीज है जो कि दोबारा से आने वाली है? और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। साथ ही मैंने न्यू क्रिएटर्स के लिए पेड प्रमोशंस को भी स्टार्ट कर दिया है, और अगर आप भी अपना प्रमोशन कराना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी दे दी है, जहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सारी की सारी इंफॉर्मेशन और प्रोसेस आपको बता दी जाएगी। मिलते हैं कल एक न्यू और अमेजिंग सीरीज के साथ में।